हाय एवरीवन, आई एम राम भट्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम एसबीआई क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या करके हम एसबीआई क्लर्क मेंस को क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब आप लोग का एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स ओवर हो चुका है। बहुत सारे एस्पिरेंट मुझसे कह रहे हैं कि सर मेरा 70 हुआ, 72 हुआ, 75 हुआ, मैंने 80 किया, मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया, जो भी चीज़ें आप लोग की है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप पिछले एक साल से पूरे डिटर्मिनेशन के साथ और मेहनत के साथ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स या एसबीआई पीओ मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और सच में आप मेहनत से तैयारी कर रहे थे और अगर आपने पेपर दिया है उस मेहनत और शिद्दत के साथ, अब आप लोग इस चीज़ की चिंता छोड़ दो कि आप लोग का प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। आपका यहाँ पर सबसे बड़ा काम ये बनता है कि आप इन सब चीज़ों को साइड में करके एसबीआई क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। क्योंकि एक चीज़ ध्यान समझिएगा कि आप कभी भी ये कंफर्मेशन लेकर नहीं चल सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब क्लियर होने वाला है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी मैं जिस पेपर में ये सोच के चलता था कि ये पेपर मेरा क्लियर होगा, इसको मैं क्लियर कर लूँगा, मैंने अच्छा दिया है, वो पेपर मेरा कभी नहीं निकलता था। और जो पेपर मेरा जनरली ख़राब होता था, जिससे मुझे कम उम्मीदें रहती थी, वो मेरा पेपर क्लियर होता था। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप 95 भी करके आएँ, आप श्योर नहीं हो सकते कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं। और अगर आप 70 भी करके आए विद योर 100% एक्यूरेसी, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। तो बात की गहराई को समझेंगे। आपको अभी क्या करना है, आपका सबसे पहला काम यह है कि आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो मेरे इस थॉट से जो भी लोग एग्री कर रहे हैं वही इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। जिनको ये लग रहा है कि नहीं मेरा क्लियर ही नहीं होगा, मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी ही नहीं चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं ऑलरेडी चैनल पर, अदर प्लेटफॉर्म्स के, वहां पर जाके आप लोग अपना टाइम दे सकते हैं। हम अब एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे कि एक्चुअली में एसबीआई क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन में आने क्या वाला है। तो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमारे 4 पोर्शन आने वाले हैं: जीए, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शन। अगर हम जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो इसमें 50 क्वेश्चंस आपके 50 नंबर्स के आने वाले हैं। देन उसके बाद आपका इंग्लिश की बात करें अगर, तो 40 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के आएंगे। इन दोनों में आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा। यानी जीए के जो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, इसके लिए आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश में जो आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर्स के हैं, उसके लिए भी आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा। देन अगर रीजनिंग की बात करें तो उसमें 50 क्वेश्चन 60 नंबर्स के आएंगे और उसमें आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे और आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ओवरऑल आपके 190 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर ये ओवरऑल कैरी करेंगे और आपको 2 आवर्स 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटा 40 मिनट का टाइम आप लोग को मिलने वाला है और इसी में आपको सारे सेक्शंस को क्लियर करना है। अब अगर हम बात करें कि हम इन सेक्शन को कैसे क्लियर करें और इन बचे हुए दिन में हमें कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए जिससे हम इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो बहुत सारे लोग का ये डाउट है कि सर हम जीए की प्रिपरेशन कैसे करें। मैं आपको ऑलरेडी वीडियो जीए के लिए स्पेशली एक मैंने बनाया था और उस पर अप्रॉक्स 1 लाख से ज़्यादा व्यू है। उसके बाद भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि अब क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि जीए 3 पोर्शन से मिलकर बनता है। बैंकिंग अवेयरनेस से बनता है, करंट अफेयर से बनता है और स्टैटिक पोर्शन से बनता है। 2020 के पहले बैंकिंग अवेयरनेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ते थे, यानी सीआरआर, एसएलआर, जीएनपी, एनएनपी, ट्रिपल आर, डबल आर, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आया करते थे बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर। 2020 के बाद जनरली ये पाया गया कि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे। यानी आपके जो 50 क्वेश्चन है उसमें 35 क्वेश्चन जो है वो अराउंड आपके करंट अफेयर से आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स से आएंगे और बहुत होगा तो इक्का दुक्का आपके बैंकिंग अवेयरनेस से आ जाएंगे। मेरी बात को अब आप ध्यान समझेंगे कि जो भी 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे उसमें ही आपका स्टैटिक पोर्शन भी शामिल हो जाएगा और उसमें ही आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी शामिल हो जाएगा। मतलब 15 क्वेश्चन मैं मिसलेनियस पार्ट के लिए रखता हूं, या करंट अफेयर से भले वो आए, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि वो 15 क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं। जिसने डीप में ही पढ़ाई की है वही उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। ओवरऑल 35 क्वेश्चन आपके करने लायक होते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में, जीए में। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर हमको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो हम कैसे करें। ऐसा तो है नहीं कि हर एस्पिरेंट 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। अगर जीए की इंपॉर्टेंस को आप देखें, अगर मैं मान के चलता हूं कि 100 नंबर कट ऑफ जाता है, अगर मैं 2021 की बात करूं तो शायद 90 या 95 कट ऑफ गया था, लेकिन अगर मैं 22 की बात करता हूं तो एसबीआई क्लर्क में मान लीजिए कि 100 नंबर कट ऑफ जाता है। तो आप 100 नंबर लाओगे कैसे? अगर हम कैलकुलेशन करें कि किस सेक्शन से आप कितना नंबर उठाएंगे तो 100 नंबर लेके आएंगे। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, बहुत सारे लोगों का मैथमेटिक्स फेवरेट है कि भाई मेरा क्वांटिटेटिव बहुत फेवरेट है, मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि जब आप एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन देने जाते हो तो चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो,
जैसे क्वेश्चन आते हैं और जितने मैं पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है जो आपसे बने ना। बात होती है टाइम की। टाइम आपके पास सिर्फ 45 मिनट मिलने वाला है। तो अगर आप बहुत बड़े भी विद्वान हो ना, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, मैं 5 साल से किसी टीचर की बात करूं कि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे, मान लो 40 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो आप रीजनिंग में डाउनग्रेड जरूर जाओगे। क्योंकि अगर आपने अपना एक पोर्शन मजबूत किया है तो इसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा टाइम उसी सेक्शन पे दिया है, तो वो आपका बेस्ट हो गया। लेकिन बाकी अदर जो पोर्शन है उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़े ढीले पड़ेंगे। तो मेरा मान के चलना है कि मैथमेटिक्स में अगर आप बहुत जाओगे तो 30 क्वेश्चन करके जाओगे, जो कि बहुत अच्छे अगर एस्पिरेंट रहे हैं मैथ में तो। अदरवाइज लोग 15 to 20 ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि जैसा लेवल आता है, जितना टाइम दिया रहता है और जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें आप 15 से 20 क्वेश्चन ही आप कर पाओगे। बहुत अच्छा किया तो 30 किया। अगर आप मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में भाई रीजनिंग सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग पे आप लोग ज़्यादा टाइम देते हो, क्योंकि पजल वगैरह बनाने में आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो रीजनिंग में मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग 35 क्वेश्चन SBI क्लर्क के मेंस में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आपने 35 इधर उठाया और आपने 20 नंबर मैथमेटिक्स में उठाया, तो भी आपके कितने नंबर हुए? 50 या 55 के अप्रॉक्स नंबर आप मैथ्स और रीजनिंग कंपोजिट उठा रहे हो। इसके बाद के जो सेक्शन बचे यानी इंग्लिश और GA, तो अगर आप रेस्ट के 45 या 50 नंबर आपको लाना है, तो इन दोनों सेक्शंस में आपको कम से कम 25 लाना होगा। अगर आपकी इंग्लिश भाई मेंस लेवल की ऐसी भी इंग्लिश नहीं आती है कि आप 40 में से 35 पाओ, वहाँ भी इंग्लिश ओवरऑल थोड़ी सी टफ लेवल की आती है, जिसमें आप 20 to 25 कैरी कर सकते हो। तो अगर आप चलो मैं मान के चलता हूँ कि आप इंग्लिश में 20 नंबर भी लेके आ रहे हो, तो भी आपको GA से 30 नंबर लाना पड़ेगा 100 की कट ऑफ को छूने के लिए। तो ये इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें ओवरऑल आपको हर सेक्शन में परफॉर्म करना है। आप सिर्फ मैथ्स में, बहुत सारे लोग अभी क्या है दिन भर मैथ्स लगाएंगे कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा करूंगा, रीजनिंग बहुत अच्छा करूंगा, और GA इंग्लिश को हल्के में ले लेंगे। लेकिन अगर आप इस कैलकुलेशन को फॉलो करते हो तो आपको समझ में आएगा कि भैया हमको हर सेक्शन में इक्वल नंबर लाना पड़ेगा। और मैथ रीजनिंग में तो भले थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सबका अच्छा है, मैथ रीजनिंग में सब इंटरेस्टेड है। अगर मेरा अच्छा है तो दूसरे का भी अच्छा, A का अच्छा है, B का अच्छा है, C का अच्छा है, सबका अच्छा है, सबको इंटरेस्ट आ रहा है मैथ रीजनिंग में। तो अगर आप बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर पाओगे तो भी 2-4 नंबर का ही गैप क्रिएट कर पाओगे एक ऐसे एस्पिरेंट से जिसने प्रीलिम्स क्लियर करके आया है। गैप आप कहां क्रिएट कर पाओगे? गैप आप या तो इंग्लिश में क्रिएट कर सकते हो या तो GA सेक्शन में क्रिएट कर सकते हो। यही गैप आपको मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करवाएगा और आप जाके आप बैंकिंग इंडस्ट्री के एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। तो इंग्लिश और GA बहुत फोकस जो कि हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ सकते हैं। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग GA में रेगुलर अभी तक थे, मतलब रेगुलर आप GA पढ़ रहे थे, करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर आप साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने से आप कम से कम करंट अफेयर से टच में थे। बहुत लोग की आदत होती है नोट करने की, बहुत लोगों की आदत है कि नोट नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं। तो अगर आप टच में रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो अब आपका काम ये है कि किसी भी एक ऐप से आप वीकली या तो निकाल लो PDF या मंथली PDF निकाल लो। अभी जाइए और अभी निकाल लीजिए, चाहे उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, चाहे अगर आप मोबाइल में ही PDF से पढ़ सकते हैं तो ही पढ़िए। मेरा जनरली ये था कि मैं PDF को प्रिंट आउट में कन्वर्ट करवा लेता था, भले मेरे 300-400 रुपये जाते थे, लेकिन क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, मैं मार्किंग कर लेता था तो मुझे ज़्यादा समझ में आता था। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, मोबाइल में PDF नहीं पढ़ सकते, आप वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रीवियस 3 मंथ के, जैसा अभी क्या है कि भाई आपका नवंबर चल रहा है, तो कम से कम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3-4 महीनों की PDF को डाउनलोड कर लो। और हाँ, कभी भी एक ही सोर्स पे आपको डिपेंड नहीं रहना। ऐसा नहीं कि आप अगर अड्डा 247 के PDF डाउनलोड कर रहे हो तो बस आप उसी के डाउनलोड करो, उसी से पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। मिनिमम आपको 2 सोर्सेस फॉलो करना है, क्योंकि कहीं अगर एक ने कोई भी न्यूज स्किप की है तो वो दूसरे में आपको मिलनी है, ये श्योर है। तो 2 सोर्सेस आप फॉलो करोगे, दोनों की PDF डाउनलोड कर लो, उसको अब मंथली पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप प्रीवियस हर दिन करंट अफेयर पढ़ रहे थे तो आपको वो PDF समझ में आई, क्योंकि आप पढ़ रहे थे। हाँ, अब आप एकदम ऐसे थे कि भाई मैं सो रहा हूँ, जब मेरा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब मैं मेंस के लिए करूंगा, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपका कुछ नहीं होने वाला है, और अभी तक आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। अब इस बार आप कुछ भले ना कर पाए, लेकिन आगे से ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप हर दिन करंट अफेयर या तो नोट करेंगे या तो कम से कम पढ़ेंगे, कि वो आपके माइंड में कम से कम चलता रहे। समझ गए? तो अभी क्या है, मंथली PDF निकालो, उसको पढ़ना शुरू कर दो। उसके अलावा क्या करोगे, डेली जो पढ़ रहे हो तो पढ़ेंगे ही आप लोग। बहुत सारे YouTube पे चैनल्स हैं जो आपको मंथली MCQ लगवाते हैं, सॉल्व करवाते हैं। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं करवाता, क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग ऑफिस में बिजी रह जाते हैं, सेटअप हमारा यहाँ है, कुछ चीज़ें वहाँ है, कुछ चीज़ें वहाँ है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम आपको MCQ सॉल्व करवा पाएँ।
हाँ, इन फ्यूचर अगर मैं ये सब चीज़ें मैनेज कर पाया अपने ऑफिस को और अपनी जो भी चीज़ें हैं तो मैं भले कंटिन्यू करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं बस आपको स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगा कि आप बहुत सारे जो यूट्यूब पर टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको MCQ मंथली लगवा रहे हैं या वीकली लगवा रहे हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद, ऑफलाइन पढ़ने के बाद उनको जाके सुन लीजिए, सुनने के बाद इन ऐप से खुद MCQ दे लीजिए। ये 3 स्टेप अगर आप ट्राई करते हो, क्या सबसे पहला मंथली PDF पढ़ लिया, ठीक है, 1 दिन या 2 दिन लगेगा, मंथली पढ़ लिया अच्छे से। उसके बाद आपने यूट्यूब पे किसी का मंथली देख लिया, क्योंकि उसमें सिमिलर ना 70 to 80% न्यूज़ सिमिलर आएंगे, उसको आपने सुन लिया, एक बार खुद से पढ़ लिया, एक बार हेडफोन लगा के सुन लिया, माइंड में पूरा आ गया वो। तीसरा, आपने उस पर बेस्ड पूरा MCQ सॉल्व कर दिया किसी भी ऐप से, बस आप एकदम बेस्ट जा रहे हो। इससे बेस्ट अब आप GA में कुछ नहीं कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अब क्या है, करंट अफेयर में ही बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक का पोर्शन छुपा हुआ है। तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ेंगे और बैंकिंग या RBI से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी उसको नोट डाउन करेंगे, उसका सेक्शन अलग से बनाएंगे। क्योंकि देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IBPS, ये जो 2 संस्थाएं हैं, ये दोनों लोग अपने करंट अफेयर्स में, जैसा कि मैंने अभी तक एनालाइज किया, ये दोनों लोग अपने करंट अफेयर्स में बैंकिंग कंसेंट्रिक न्यूज़ ज़्यादा पूछते हैं। जैसे अगर मैं RRB की बात करूं तो वहां पे हर एक सेक्शन से आते हैं क्वेश्चन, जैसे बुक एंड ऑथर से आ गए, उसके बाद नॉर्मल एक्सरसाइज से आ गए, ठीक है, कोई ऑब्ituary हुई उससे क्वेश्चन आ गया, यानी वो हर एक सेक्शन से उठा रहे हैं। फिर ग्रामीण इलाके से कोई न्यूज़ आ गई तो उस पर उठा लिया। लेकिन मैंने जनरली पाया है कि IBPS और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेंस के एग्जामिनेशन में, PO और क्लर्क दोनों के, जनरली ये लोग बैंकिंग कंसेंट्रिक न्यूज़ ज़्यादा उठाते हैं। यानी अगर ICICI बैंक ने कोई पॉलिसी लॉन्च की, RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई इधर उधर कुछ किया, या फिर RBI ने किसी बैंक पे फाइन लगा दिया, RBI ने किसी को किसी भी चीज़ का अलाउ कर दिया, सेबी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हुआ, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हुआ, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हुआ, तो IBPS और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अफेयर्स में से अप्रॉक्स, अगर वो 100% में मैं बात करूं तो 50% to 60% चांसेस हैं कि वो बैंकिंग कंसल्टेंट न्यूज़ ज़्यादा। एक फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट आई तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या रैंक रहा या किसने टॉप किया, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, वाइटल रोल प्ले कर रही हैं आपके GA सेक्शन में। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसी न्यूज़ जो कि बैंकिंग कंसल्टेंट है उनको नोट करिए, पढ़िए, क्योंकि वहीं से बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर RBI ने किसी पर फाइन लगा दिया तो वहां से आप वो सेक्शन भी क्लियर कर सकते हैं, किस बैंक पे लगाया। जैसे ICICI की बात हुई तो उसका फुल फॉर्म पढ़ लो, MDCO पढ़ लो, हेडक्वार्टर पढ़ लो, टैगलाइन पढ़ लो, यही तो हुआ बैंकिंग अवेयरनेस, और कुछ बैंकिंग अवेयरनेस नहीं है। तो ये हुआ आपका। और अगर स्टैटिक की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग अलग से नोट भी कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, कोई जो सिटी है वो किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है, ऐसे बहुत सारे आपके स्टैटिक्स में क्वेश्चन आते हैं। मिनिस्ट्री और मिनिस्टर्स से क्वेश्चन आते हैं, CM गवर्नर से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस 3 to 4 मंथ में जो भी स्टैटिक की न्यूज़ आई है, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कोई रजिस्ट्रेशन दिया गया है, कोई टैगलाइन मिल गया है, कहीं का टैग दे दिया गया है, कुछ ऐसा हुआ है, तो वो सब चीज़ें आपकी स्टैटिक की हो गई और वहीं से वो आपके एग्जामिनेशन में आने वाली है। तो मेरे हिसाब से आपको प्रीवियस जो 3 to 4 मंथ हैं उसमें ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, यानी बैंकिंग से रिलेटेड चल रही हैं, करंट अफेयर आपका चल ही रहा है, स्टैटिक्स में ये चीज़ें हो रही हैं, उनको ही आपको स्पेशली नोट करना है, वहीं से आपके आने वाले हैं। और चीज़ों को डीप में पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और मेरे हिसाब से आपको GA में कभी भी 40+ का टारगेट नहीं करना है कि भाई 50 में से मैं 40+ नंबर लेके आऊँगा, लेकिन हाँ 35+ आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि ये जो 5-6 नंबर का मार्जिन है ना, वो आपको बहुत एस्पिरेंट से आगे लेके जा रहा है, बहुतों से आपको आगे लेके जा रहा है। मान के चलिएगा, अगर आप 35 to 40 के अप्रॉक्स में GA में लेते हैं नंबर, आपने आधी बाजी ऐसे ही मार ली। सोचो कि इस 100 नंबर के कट ऑफ में अगर आप 35 से 40 नंबर सिर्फ एक सेक्शन में लेते आए तो आपने पूरा बाजी मार लिया। तो GA को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। और GA ऐसा है कि आप अगर हैं एक्साइटेड और अगर आप करने की इच्छा है आप में, तो विदिन 1 वीक, और हाँ ऐसा नहीं कि जो कुछ नहीं पढ़ रहा था, सो रहा था अभी तक, वो कर लेगा, लेकिन अगर पहले से कंटिन्यू थे तो विदिन 1 वीक आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। बस आपको लगन की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। तो ये हुआ GA का। अब हम बात करते हैं भाई मैथमेटिक्स की, कि सर हमने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया कैसे भी, लेकिन मेंस के मैथमेटिक्स हमें समझ नहीं आ रहे हैं, क्या करें। अगर मैं मेंस के मैथमेटिक्स की बात करूँ तो भाई साहब उसमें कम से कम 5 DI तो आने वाली है, डाटा इंटरप्रिटेशन आती है आपकी 25 नंबर के। उसके बाद रेस्ट कम से कम आपके 10 नंबर डाटा सफिशिएंसी से आते हैं भाई 35, यही हो गया। बाकी कुछ 10-15 नंबर मिसलेनियस के आ जाते हैं और कुछ लॉजिकल भी कभी कभार आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कैसे क्लियर हो। अब आप मेरी बात को समझिएगा
कि मेंस को क्लियर करने के लिए आपका अर्थमेटिक पर जो पकड़ है वो स्ट्रांग होना चाहिए। भाई प्रीलिम्स अगर आपने हल्का फुल्का अर्थमेटिक पढ़ा था तो आप सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के मैथ्स में खींच लिया नंबर, लेकिन मेंस के लिए तो आपको अर्थमेटिक के पोर्शन पर पकड़ चाहिए, क्योंकि जो आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन आएगी वो आपकी चैप्टर्स पे ही आएगी। वर्क एंड टाइम पे आ जाएगी, CI पे आ जाएगी, बोट स्ट्रीम पे आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी पे आ जाएगी, किसी पे भी आ सकती है। तो अगर आपने डीप में अर्थमेटिक नहीं पढ़ा है तो आप DI कर नहीं पाओगे, बात को समझ रहे हो। और प्रॉफिट लॉस पे आ जाएगी। तो और जो DI है वो DI की वैरायटीज़ हैं, ठीक है, और उस वैरायटीज़ को आपको फेस करना पड़ेगा। वो आप कैसे करोगे भाई? मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको कम से कम मेंस लेवल के DI की बहुत सारे टीचर से पढ़ लेनी चाहिए, एक बार गो थ्रू हो लेना चाहिए। क्योंकि अभी भी क्या है कि भाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अड्डा हैं, टेक्स्ट बुक हैं, ऑलिव बोर्ड हैं, ग्रेडअप हैं, बैजू है, ये जो भी हैं, अपने अनअकैडमी भी है, जो भी हैं अपने अपने टीचर्स जो हैं मेंस लेवल के DI को सॉल्व कराते हैं। उनको देखिए, सुनिए और समझिए। समझने के बाद कुछ दिन टाइम ले लीजिए भाई, 4-5 दिन का हमारे पास समय है कि हम पहले मेंस लेवल की सारी DI इन टीचर से पढ़ लें कि इन लोग का तरीका क्या है, अलग अलग टीचर से पढ़ लीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको भिड़ जाना है सीधे मॉक टेस्ट पे। क्योंकि जब तक आप मेंस लेवल प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग का मैथमेटिक्स स्ट्रांग होने ही नहीं वाला है। और मैं बता दूं कहीं से भी कोई बुक नहीं है मेंस लेवल मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, कोई बहुत ऑफलाइन टीचर है उनसे भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। जब तक कि आप मल्टीपल टीचर्स से नहीं पढ़ेंगे, मल्टीपल ट्रिक्स नहीं सीखेंगे, आप मेंस लेवल का क्वांट सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आपको मल्टीपल टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो मल्टीपल टीचर्स मल्टीपल DI लगाएंगे, DI सॉल्व करवाएंगे और वहाँ से ही आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब तक आप मॉक टेस्ट मेंस लेवल का नहीं देंगे, वो प्रेशर फील करने के साथ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भैया हमारे पास 2.5 घंटा समय नहीं है तो हम पहले सबमिट करेंगे, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन करते हैं तो हमें खुद में इंसल्ट फील होती है कि भाई हम 5 क्वेश्चन कर पाए 50 में से, तो खुद की इंसल्ट ना हो इसलिए हम पहले सबमिट कर देते हैं, उसके बाद बैठ के सॉल्व करते हैं। ये कौन सा तरीका है? जब तक खुद के सामने खुद की इंसल्ट ना हो तब तक कहाँ मजा आने वाला है भाई साहब। खुद का इंसल्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको लगे मेहनत करने के लिए आपके अंदर जुनून आए कि हाँ भाई हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमको नहीं आ रहा है। और जब आप सबमिट करके बैठे जा रहे हो आराम से, इधर चाय चल रहा है, इधर बिस्कुट चल रहा है, इधर कॉल आ रहा है, और फिर आप आराम से सॉल्व करो, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। आप कोई मेंस का मॉक टेस्ट शुरू करिए, रूम लॉक कर लीजिए, मोबाइल ऑफ कर लीजिए, 2.5 घंटा 2 आवर्स 40 मिनट का आपका मेंस का मॉक टेस्ट बैठ के दीजिए। जब इसी ठंडी में आपके यहाँ से पसीने आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको रियल एग्जामिनेशन फील होगा कि हाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, हमको कैसे क्या करना है, और तब आपका दिमाग अपने आप फ्लो में आएगा। मैटर ये नहीं करता कि भाई आप मैथ में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या मैथ में आप -2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं हुआ आपसे, या रीजनिंग में आपसे बन नहीं रहा है। मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि सबमिट करके बैठ जाना है फिर आप सॉल्व की जाना, आप दीजिए। और मेरे हिसाब से अब जो टाइम आ गया है, यानी अब आपने प्रीलिम्स दे चुका है आप लोग, तो अब तो आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, हर दिन। भाई कोई प्लेटफॉर्म 2 प्लेटफॉर्म का आप थोड़ा इस समय आपके पैसे खर्च होंगे तो करिए, क्योंकि ये पैसे आपको सूद समेत वापस आने वाले हैं जब आप नौकरी में आ जाएंगे। तो अभी पैसे थोड़े खर्च हो रहे हैं 2 प्लेटफॉर्म से आपको मॉक टेस्ट खरीदने में, तो खरीदिए। उसके बाद हर दिन एक मॉक टेस्ट देना शुरू करिए, चाहे सुबह में 5 बजे उठिए, चाहे रात में 2 बजे तक जाएगी, वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है। लेकिन मेंस का मॉक टेस्ट 2.5 घंटा बैठ के देना है, और उसके बाद उसको 1 घंटा एनालाइज भी करना है कि ये DI मुझसे सॉल्व नहीं हुई तो मैं ये DI कैसे सॉल्व करूँ। नहीं मिल रहा है, कोई फ्रेंड है उनसे पूछिए जो तैयारी में है, नहीं है तैयारी में तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको ऐसी कोई DI नहीं है जो मिलेगी नहीं। लेकिन आपके अंदर हाँ वो सर्च करने की, क्वेस्ट करने की वो जुनून होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर, वो ललक होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है, समझ गया। तो जो मेंस का क्वांटिटेटिव है वो ऐसे ही क्लियर होगा भाई साहब। आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आप उसको सॉल्व करोगे मॉक टेस्ट के थ्रू, तभी आपको समझ में आएगा। सेम एज इट रीजनिंग में भी है भाई। रीजनिंग में भी जो पजल्स हैं, अब तक आपने प्रीलिम्स लेवल के पजल्स लगा लिए, चलिए ठीक है चल रहा था, लेकिन अब तो बात मेंस की आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको ये जानना है ना कि चाहे वो रीजनिंग में हो चाहे मैथ्स में हो, कि हमको क्या अटेम्प्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं अटेम्प्ट करना है। बहुत बार हमारे सामने कोई ऐसी DI आ गई, प्रोबेबिलिटी की DI आ गई, वर्क एंड टाइम की DI आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट की DI आ गई, प्रॉफिट लॉस की DI आ गई, जिसपे हमारा पकड़ नहीं था, हमने थोड़े बहुत सॉल्व किए थे, लेकिन हम उसको पढ़े फिर हम उसको सॉल्व करने लगे। ये चीज़ नहीं करना। ये चीज़ें कब डेवलप होगी, सेंस आपका कब डेवलप होगा कि इस चीज़ को आप विदिन 30 सेकंड पढ़े और आपको समझ में आ गया कि मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। ये सेंस तब डेवलप होगा जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे मेंस लेवल के। एक सिंपल सी बात अगर आप लोग सोचें
तो प्रीलिम्स लेवल की एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आप 250-300 मॉक टेस्ट देते हो, फिर जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है। और मेंस लेवल के मॉक टेस्ट को सिर्फ आप ऐसे हवा में पढ़ते जाते हो कि जीए पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, हाँ थोड़ा बहुत मैथ्स भी आता है तो हम मेंस लेवल का जो है क्लियर कर लेंगे एग्जामिनेशन। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। जब प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपने 250 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दिए, तो क्या आप मेंस का मॉक टेस्ट देने के लिए 50 मॉक टेस्ट भी नहीं देंगे? देना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट दीजिए, वहीं से आपका रीजनिंग भी क्लियर होगा, वहीं से आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी क्लियर होगा। और मैं मान के चलता हूं, मैं एक यकीन से कहता हूं कि अगर आपने लगातार 25 दिन में 25 मॉक टेस्ट दे लिया, 25 डेज में 25 मॉक टेस्ट दे दिया, तो आपको सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा, आपके अंदर का सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा और फिर आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ मेरा मैथ्स भी आ रहा है, मुझे रीजनिंग भी आ रहा है। लेकिन हाँ, उससे पहले पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 1 से लेकर 25 मॉक टेस्ट तो दिए, लगातार जो आपका परफॉर्म है वो कंसिस्टेंट रहा, यानी 5 क्वेश्चन आप पहले मॉक टेस्ट में भी अटेम्प्ट किए और आते आते 25 मॉक टेस्ट में भी, सारे मॉक टेस्ट में आपने 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तब प्रॉब्लम है। क्योंकि एक मॉक टेस्ट में जब आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो वहां से आपको अपनी प्रॉब्लम दिखेंगी, उसको सॉर्ट आउट करना है, फिर दूसरे में उसको इंप्रूव करना है, दूसरे में प्रॉब्लम दिखेंगी उसको सॉर्ट आउट करना है, तीसरे में इंप्रूव करना है। ठीक है, इंप्रूवमेंट आपको लगातार अपने अंदर करनी है। आप 25 मॉक टेस्ट देने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझ में ये फर्क दिख रहा है कि मुझे मॉक टेस्ट मेंस के लगाने में अब समझ में आ रहे हैं, मेरे परसेंटाइल भी अच्छे आ रहे हैं और चीज़ें ठीक जा रही हैं। मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि अब मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए। लेकिन हाँ, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, देते रहना। ऐसा नहीं कि भाई मेरे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, मेरे परसेंटाइल 50 आ रहे हैं, प्रीलिम्स में तो मेरे 95% आते थे, लेकिन मेंस में मेरे 50 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, तो मैं दूंगा ही नहीं। ये जो डिसीजन है ना आपका बहुत गलत डिसीजन है, क्योंकि इस डिसीजन की वजह से मैं भी काफ़ी पछताया हूँ। और ये जो मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें फील की है एज एन एस्पिरेंट कि मुझे ये चीज़ें हुई हैं, पता चली हैं, फिर मैं कई बार फेल हुआ हूँ, तब जाके कहीं आज क्लियर हुआ एग्जामिनेशन। तो यही हुआ मैथ्स में, यही हुआ रीजनिंग में, जीए का मैंने आपको बता दिया। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो मैं हमेशा कहते आया हूँ कि जब तक आप रीडिंग अपनी स्किल डेवलप नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। और जिनका ऑलरेडी रीडिंग स्किल डेवलप है वो जब तक क्विज सॉल्व नहीं करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक उनका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स है वैसे ही इंग्लिश है, दोनों एक दूसरे के कंपेनियन हैं। अगर जितना ईजी और टफ आपको मैथमेटिक्स लगता है उतना ही ईजी और टफ इंग्लिश है। बशर्ते बात अलग है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश को रटते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स रट लिए और उनको लगता है कि भाई हम रट लिए तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आप ये चीज़ समझ के चलो कि मैथमेटिक्स में मैंने अगर आपको सीआई के सारे फॉर्मूले 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, एसआई में सारे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के फॉर्मूले रटा दिए, आपने रट लिया, लेकिन अगर आपने उस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया 150 से 200 से, तो क्या आप सीआई के क्वेश्चन को लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। दैट्स इट। सेम एज इट इंग्लिश में होता है। आपने ग्रामेटिकल रूल पढ़ लिया कि हाँ भाई हैज़ हैव कहाँ लगना है, वॉज वर कहाँ लगना है, ठीक है, कुड शुड कहाँ लगना है, कहाँ पे यूज़ होना है, लेकिन आपने उसको यूज़ नहीं किया, उस पर एमसीक्यूज नहीं लगाए, तो आपको इंग्लिश भी समझ में आएगा नहीं। तो इंग्लिश के लिए भी मैं हमेशा कहते आया हूँ कि भाई रीडिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए, एमसीक्यू हमेशा लगाना चाहिए और मॉक टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, तब जाके आप कंबाइन ये चीज़ काम करोगे। तो इस ओवरऑल डिस्कशन का क्या रिजल्ट निकला कि जितना ही आप मेंस में मॉक टेस्ट दोगे, मेंस के मॉक टेस्ट दोगे, उसको एनालाइज करोगे, उतना ही आप करीब पहुंचोगे सिलेक्शन के। और कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं, एक ही रोड मैप है, हमको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में हमसे जो चीज़ें छूट रही हैं, जो चीज़ें हमारे अंदर दिक्कत कर रही हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, उसके हम फाइंड आउट करेंगे। भले हमें 2 दिन लग जाए एक मॉक टेस्ट के बाद, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे कॉन्टिन्यूशन के साथ, तब कहीं आप आपके जाके सिलेक्शन लोगे। अदरवाइज अगर और किसी भी सेक्शन में आपको किसी भी तरीके का डाउट है, आप लोग कमेंट करिए, और जो भी लोग अभी एसबीआई का मेंस देके आए हैं उनको बताइए, समझाइए कि ऐसे ऐसे तैयारी की जा सकती है। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। फिलहाल के लिए वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए अभी के लिए यहाँ पे रोकते हैं। हाँ, जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगा कि अगर किसी को और किसी चीज़ में दिक्कत है, जिस डाउट पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उस पर हम अपना नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे। चलिए, आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।